तो कल हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि जो हमारा एल्गोरिदम है, सीपीयू शेड्यूलिंग के जो भी एल्गोरिदम्स हैं, उनसे हमारी क्या उम्मीद है। तो हमारी उम्मीद ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम थ्रूपुट होना चाहिए, लेकिन ये जितने भी टाइम दिख रहे हैं ये सब क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग ये जज करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम कितना इफिशियंट है। ठीक है, अब हम लोग जो है पहले एल्गोरिदम की तरफ आते हैं। ये जो पहला एल्गोरिदम है वो है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अब यहां जो स्लाइड में दिख रहा है कि अपने पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3। ठीक है, और बर्स्ट टाइम क्या है, तो 24 है, 3 है और 3 है। यानी P1 के लिए 24 CPU साइकिल्स की ज़रूरत है, P2 के लिए 3 CPU साइकिल्स और P3 के लिए 3 CPU साइकिल्स की ज़रूरत है। तो AFCFS क्या बोलता है कि जो जिस आर्डर में आएगा उसी आर्डर में हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। याद करो, हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो क्यू का एप्लीकेशन जब हमने बताया था तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर किसी एप्लीकेशन में तुमको फेयरनेस इंट्रोड्यूस करना है, फेयरनेस, तो वी विल यूज क्यू एज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो कहा यह जा रहा है कि P1 पहले आया है, सबसे पहले आया है, उसके बाद P2 आया है और उसके बाद से P3 आया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने जो चार्ट बनाया है ना, इस चार्ट को बोलते हैं हम लोग गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो हमने ये मान लिया कि P1 जैसे ही सिस्टम में आया उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, और P1 कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। तो 0 टाइम से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और 24वें साइकिल पे आते आते P1 हमारा कंप्लीट हो गया, P1 हमारा खत्म हो गया। अब P2 आ चुका है सिस्टम में, तो अब हम लोग तुरंत जो है P2 को शेड्यूल कर देंगे। तो 24 से लेके 27 तक P2 का एग्जीक्यूशन हुआ, P2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद 27 से लेके 30 तक एग्जीक्यूशन हुआ P3 का, P3 कंप्लीट हो गया। अब ये जो गैंट चार्ट बना हुआ है, इस गैंट चार्ट में एक दिक्कत है, इट इज द थियोरेटिकल एनालिसिस। लेकिन हम लोगों को एक बात पता है कि P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ और P2 का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, इन दोनों इवेंट, इन दोनों घटनाओं के बीच में एक ऐसा टाइम भी रहेगा जब हमारे CPU के पास करने को कुछ भी नहीं होगा। और उसी चीज़ को हम लोगों ने टेक्निकली क्या बोला था, उसी चीज़ को हम लोगों ने टेक्निकली बोला था डिस्पैचर लेटेंसी। और हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिजाइनर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिस्पैचर लेटेंसी की वैल्यू को कितना कम से कम रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली P1 और P2 के बीच में डिस्पैचर लेटेंसी का होना जरूरी था, और P2 और P3 के बीच में डिस्पैचर लेटेंसी का होना जरूरी था। लेकिन जब हम लोग जनरली एनालिसिस करते हैं तो हम लोग डिस्पैचर लेटेंसी को इग्नोर कर देते हैं। और ये जो इग्नोर करने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम लोग अपने
एनालिसिस को और आसान रख पाए। ठीक है, तो अगर पेपर में या कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जा रहा है कि डिस्पैचर लेटेंसी इतना है, तो हमें डिस्पैचर लेटेंसी को गैंट चार्ट में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वेटिंग टाइम हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो वेटिंग टाइम अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो P1 के लिए वेटिंग टाइम क्या है, तो P1 सिस्टम में जैसे आया वैसे उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, तो P1 के लिए वेटिंग टाइम है 0। ठीक है, P2 का वेटिंग टाइम क्या है 24 और P3 का वेटिंग टाइम क्या है 27। ठीक है, अब हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, 0 + 24 + 27 डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हमारे इस एल्गोरिदम में जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने पास केवल 3 प्रोसेस है, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आया कितना 17। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, गैंट चार्ट हम लोग को बनाना है, गैंट चार्ट बन जाएगा, फिर हम लोग हर प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम लेंगे और हम लोग उसका एवरेज निकाल लेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और भी कि ये दे दिया जाए डेटा और कहा जाए कि FCFS एग्जीक्यूट हो रहा है और बताओ कि P3 कब कंप्लीट होगा, P3 कब कंप्लीट होगा, तो P3 कब कंप्लीट होगा, तो 30 यूनिट ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, 30 यूनिट ऑफ टाइम के बाद जो है हमारा P3 जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एक वेरिएंट देखते हैं। अगर हम लोग आर्डर को थोड़ा चेंज कर दें, ये जो आर्डर है इस आर्डर को हम लोग चेंज करते हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई P2 पहले आया, फिर P3 आया और फिर P1 आया। ठीक है, पहले P2 आया, फिर P3 आया, फिर P1 आया। अब कहा जाए कि इस डेटा के ऊपर अगर तुमको FCFS लगाना हो और तुमसे कहा जाए कि एवरेज वेटिंग टाइम को कंप्यूट करो, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू से छोटी आएगी। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में आते हैं। यहां पे हम लोगों ने वही बात देखा, डेटा भी वही है, बस आर्डर को हमने चेंज कर दिया। हमने कहा P2 पहले आ रहा है, उसके बाद से P3 आ रहा है, उसके बाद से P1 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं एवरेज वेटिंग टाइम, तो हमको एवरेज वेटिंग टाइम क्या मिलेगा 3, और एवरेज वेटिंग टाइम 3 मिला, एल्गोरिज्म भी वही रहा, डेटा भी वही रहे, प्रोसेसेस भी वही रहे, केवल आर्डर चेंज हो गया तो वेटिंग टाइम हमारा कम हो गया। यानी एक चीज क्लियर है FCFS में कि अगर हम लोग प्रोसेसेस के आर्डर्स को चेंज कर दें तो हम लोग वेटिंग टाइम में इंप्रूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है, क्योंकि वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, इसलिए आर्डर का चेंज होना जब एवरेज वेटिंग टाइम को अफेक्ट करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो इफेक्ट है, ये देखो यहाँ पे एक इफेक्ट के बारे में जिक्र हुआ है, कॉनवे इफेक्ट। कॉनवे इफेक्ट क्या बोलता है कि जब छोटे प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है, किसके लिए वेट करना पड़ रहा है, तो बड़े प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का वेट करना पड़ रहा है। तो जो अपना पीछे वाला एग्जाम्पल था, यहाँ देखो तो दो छोटे प्रोसेसेस थे अपने पास, P2 और P3, तो P2 और P3 वेट कर रहे हैं कि P1 जो है वो कंप्लीट हो जाए तब हम लोग एग्जीक्यूट होंगे। छोटे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं बड़े प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का। ठीक है, कानवाई इफेक्ट इसी को बोलते हैं। जैसे हमने क्लास में भी बोला था कि तुम लोग कहीं गए, मान लो कि अपनी बाइक को लेके गए मैकेनिक के पास, तुमने कहा कि जरा हमारी गाड़ी को देख लो, तो उसने कहा अभी रुको यार, अभी हम एक इंजन खोल रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे।
तो तुमने कहा कि यार इंजन खोलोगे ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा केवल ये स्क्रू है, उस स्क्रू को बस कस देना है तुमको, ठीक है। एक स्क्रू हमारा गिर गया है या ये नट हमारा गिर गया है, इस नट को केवल लगा के कस देना है, ठीक है। और तुम उम्मीद करोगे कि तुम्हारा काम पहले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम छोटा है। किससे छोटा है? इंजन को ओवरहाल करने से छोटा काम तुम्हारा है, ठीक है। कानवाई इफेक्ट इसी को बोलते हैं, जहां पे एक छोटा प्रोसेस एक बड़े प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है। जब तक हमारा बड़ा प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होगा, हमारा छोटा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये कानवाई इफेक्ट विजिबल है किसमें? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में। आगे आते हैं। देखो, हम लोग अब पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलने का मतलब क्या है? तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलने का मतलब ये है कि वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा जिसके लिए सीपीयू साइकिल्स की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या बोलता है कि हम लोग उस जॉब को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे जिसके लिए सीपीयू साइकिल्स की रिक्वायरमेंट कम है। मजे की बात क्या है कि बिना एग्जीक्यूट कराए हम लोग ये तो बता ही नहीं सकते कि कितनी साइकिल चाहिए किसी जॉब को। खैर, इसके लिए आगे हम लोग एक मॉडल देखेंगे। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या बोल रहा है कि वी विल एग्जीक्यूट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। याद करो, हम लोगों ने ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखा था। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या बोल रहा था? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बोल रहा था कि हम उन पेजेस को फ्रेम से बाहर कर दें जिनकी जरूरत भविष्य में बहुत देर में हमको होने वाली है। और उस समय मैंने कहा था कि किसी भी प्रोसेस के लिए पेजेस की रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोगों ने रेफरेंस स्ट्रिंग कहा था, उस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए जो पैटर्न है वो हमारे प्रोसेस के बिहेवियर के ऊपर होगा, ठीक है। तो हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग पास्ट जरूर जान सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑप्टिमल को मॉडिफाई करके यूज किया था किसमें? एलआरयू में, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी हम लोग एक मॉडल देखेंगे, वो मॉडल आगे आएगा। अब याद करो कि हम लोगों ने जब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कल हम लोगों ने देखा था, तो वहां पे दो टर्म्स आए थे। बोला गया था प्री इम्पटिव शेड्यूलिंग है और नॉन प्री इम्पटिव शेड्यूलिंग है। तो नॉन प्री इम्पटिव शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि अगर हमने किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर दिया है तो हमारा प्रोसेस उस सीपीयू को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। इट इज नॉन प्रिम्पटिव। और प्रिम्पटिव बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो जॉब आए, P1 आया, P2 आया। P1 के लिए सीपीयू बर्स्ट की रिक्वायरमेंट है 10 साइकिल और P2 के लिए है 7 साइकिल। तो हमने कहा यार इन दोनों में सबसे छोटा तो P2 है, तो लेट अस स्टार्ट P2। हम लोग P2 को एग्जीक्यूट करा रहे थे और अभी P2 एग्जीक्यूट ही हो रहा था कि 2 सेकंड के बाद हमारे सिस्टम में एक नया जॉब आ गया जिसके लिए सीपीयू साइकिल की रिक्वायरमेंट 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि P2 के एग्जीक्यूशन को हम लोग सस्पेंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा जॉब आ गया है, जो एग्जिस्टिंग जॉब से छोटा है। तो अब हम लोग P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी हम लोग SJR शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को प्रिम्पटिव वर्जन में देखेंगे तो हम लोग ऐसी शेड्यूलिंग को एक नया नाम देंगे, और वो नया नाम क्या होगा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है।
और इसका जिक्र जो है तुम लोगों की वो जो किताब दी गई है उस किताब में उसका जिक्र है। तो ये कोई अलग से एल्गोरिदम नहीं है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ एल्गोरिदम, इट इज जस्ट अ प्रिमिटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की फिलॉसफी क्या है? हम लोग उस जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे जो छोटा हो। और हम लोगों को ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो FCFS से मिला। कब मिला? जब हम लोगों ने कानवाई इफेक्ट देखा। क्योंकि कानवाई इफेक्ट को जब हम लोगों ने रिजॉल्व किया तो एक बेटर परफॉर्मेंस मिला। कानवाई इफेक्ट में बड़ा जॉब एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद से छोटा जॉब एग्जीक्यूट हो रहा था। कानवाई इफेक्ट में कहा गया कि यार इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, छोटे जॉब को पहले एग्जीक्यूट करा दो। तो लोगों को लगा कि यार अपने पास एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पॉसिबल है जो सबसे छोटे जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट करा है। तो अगर कोई पूछता है कि SJR शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम कहाँ से आया, तो बोलो कि ये FCFS से ही डिराइव होके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? FCFS से। और क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कानवाई इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। कानवाई इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आया। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को लेके दो बातें हैं। इसको हम लोग प्रीएम्प्टिव वर्जन भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज करेंगे तो हमारे पास शेड्यूलिंग का एक नया एल्गोरिदम आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF एल्गोरिदम। ठीक है, स्टेलिंग वाली जो बुक तुम लोगों को मिली हुई है उसमें इसका जिक्र है। तो ये कोई अलग से एल्गोरिदम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। अब जरा देखो तो अराइवल टाइम यहां पे दिया गया है। ठीक है, और इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। ध्यान दो, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या है कि वन CPU इज असाइंड टू अ प्रोसेस, द प्रोसेस will release the CPU only when it is completed। जब तक कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा हमारा प्रोसेस कभी भी CPU को रिलीज नहीं करेगा। अब जरा देखो अपने पास कितने प्रोसेसेस हैं, तो वी हैव 4 प्रोसेसेस, P1 P2 P3 एंड P4। और वो कब सिस्टम में आ रहे हैं? तो इस टाइम पे सिस्टम में आ रहे हैं। और बर्स्ट टाइम क्या है? तो बर्स्ट टाइम है 7-4-1-4। ठीक है, अब जरा देखो तो P1 P2 P3 P4 में जब हमारे पास P1 आता है 0.0 टाइम पे, 0.0 टाइम पे जब P1 आया तो हमारे सिस्टम में कोई और जॉब तो था ही नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम में P2 की एंट्री हो रही है 2 सेकंड के बाद। किस और ये 2 सेकंड का मेजरमेंट कहां से हो रहा है? जब P1 की एंट्री हो चुकी है। अब हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पे। यानी करंट सिनेरियो में जो सबसे छोटा जॉब है, तो करंट सिनेरियो में सबसे छोटा जॉब कौन है? P1 है। तो हम लोग P1 को क्या करेंगे? CPU असाइन कर देंगे। तो P1 को हमने CPU असाइन कर दिया और P1 कंप्लीट हुआ कब? 7वें सेकंड में जाके हमारा P1 कंप्लीट हुआ। तो जब 7वें सेकंड में हमारा P1 कंप्लीट हुआ तो अब हमारे पास 3 जॉब आ चुके हैं। P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है और P4 भी आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई साहब P1 P2 P3 और P4 में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन सा है? P3 है। अब हम लोगों ने P3 को क्या किया? शेड्यूल किया और P3 कंप्लीट हो गया। P3 कंप्लीट हो गया और अब जो है हमारे पास 2 जॉब बचे हुए हैं, P2 और P4। P2 और P4 2 जॉब बचे हुए हैं और इन दोनों में से हमको सबसे छोटा वाला जॉब सेलेक्ट करना है। अब यहां पे एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि चूंकि P2 और P4 दोनों के लिए बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट 4 है, बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट 4 है, तो P2 और P4 में हम लोग किसको छोटा जॉब माने?
क्योंकि P2 और P4 में छोटा जॉब सेलेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता, दोनों के लिए CPU साइकिल्स की रिक्वायरमेंट सेम है। अब यहाँ पे जो दूसरा अप्रोच है, दूसरा कंसेप्ट है, वो आएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि देखो P2 और P4 में सबसे पहले कौन आया है। तो P2 आया है 2.0 टाइम पे और P4 आया है 5.0 टाइम पे। तो जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो P2 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखो P2 यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद से P4 हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर P2 और P4 भी 2.0 टाइम पे सिस्टम में आए होते और दोनों के लिए CPU बस की रिक्वायरमेंट सेम होती, तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता था कि तुम किसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कराओ। ठीक है, तब वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि P2 पहले आया है P4 से। और मजे की बात क्या है कि अगर तुम इनके इस आर्डर को चेंज भी कर दोगे तो भी जो ये एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आ रहा है 4.0, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी टाइम को हम लोग कंसीडर करेंगे, टाई होगा तो टाइम को हम लोग कंसीडर करेंगे अराइवल टाइम को, जो पहले आया होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आज जो है हम इतना रखते हैं, और अभी तुम लोगों को जो क्वेश्चन आंसर करना है वो